नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में आज हम दूसरे राज्यों के या दूसरे राज्य की नवाचार पुस्तिका पर डिस्कशन कर रहे होंगे। कल तक हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, हम आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे थे अंडमान एंड निकोबार के शिक्षकों द्वारा दिए गए इनोवेटिव आइडियाज पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए राज्य की नवाचार पुस्तिका और उस राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली की नवाचार पुस्तिका के जो नवाचार हमें प्राप्त हुए, जिन नवाचारों को हमने संकलित किया उस नवाचार पुस्तिका में, आज हम आपसे उन नवाचारों पे एक एक करके केस स्टडीज पे डिस्कस कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करें अपना इनोवेटिव आइडियाज का डिस्कशन। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इश्यू, कोई भी चैलेंज आ रहा है इन नवाचारों को समझने में, या इनके अंतर्गत या इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप जूम में हमसे जुड़े हुए हैं तो सीधे बोल करके और अपने प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में इस प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित, कि उदाहरण के तौर पर किस तरीके से अवार्ड पाए, किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी शर्तें क्या हैं इत्यादि, तो आप वो प्रश्न भी मुझसे जूम या फिर फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं हमसे, और इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के दूसरे शिक्षकों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, जो कुछ बेहतर आपने विद्यालय पे किया, तो मैं उस पर भी आपका स्वागत करता हूँ। मैं सेशन के अंत में आपको समय दूंगा, आप निसंकोच मुझसे प्रश्न या फिर मेरे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हो सकता है उस अनुभव से देश के बहुत सारे शिक्षकों को कुछ बहुत बड़ी और बहुत अच्छी लर्निंग मिले, कुछ नया सीखने को मिले, या फिर आपके जो प्रश्न हैं हो सकता है आप बच्चे की भांति संकोच के कारण ना पूछ रहे हो, लेकिन वही प्रश्न किसी दूसरे शिक्षक के भी हो सकते हैं और आपके प्रश्न पूछने से दूसरे शिक्षक को भी लाभ निश्चित तौर पे हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे इनोवेटिव आइडियाज की तरफ। और जैसा मैंने कहा, आज हम एक नया राज्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। नए राज्य की केस स्टडी पे आज से हम डिस्कस करेंगे और वो नए राज्य का नाम है दिल्ली। हम दिल्ली के हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे एडुकेटर्स द्वारा जो इनोवेटिव आइडियाज दिए गए, उनकी हमने एक नवाचार पुस्तिका बनाई, उन आइडियाज को उस नवाचार पुस्तिका में संकलित किया और उन नवाचारों का डिस्कशन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे इस लाइव वेबिनार पे। तो पहला जो इनोवेटिव आइडिया मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज, हिंदी में मानवीय एवं नैतिक मूल्य। आखिर होते क्या है ये मूल्य और क्या अंतर है मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, और आइए एक और मूल्य ऐड कर लेता हूँ, सामाजिक मूल्य। क्या अंतर है नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य और सामाजिक मूल्य में? हम सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्य या फिर मानवीय मूल्य, इन शब्दों को, दो शब्दों को एक साथ समझे उससे पहले आइए थोड़ा सा अंतर करना हम समझ लेते हैं। मूल्य और कीमत, आखिर क्या अंतर है कीमत और मूल्य पे? आप शायद कह सकते हैं कि सिर्फ पर्यायवाची हैं, लेकिन क्या ये सचमुच पर्यायवाची हैं? क्या दोनों एक ही शब्द हैं? एक उर्दू का और हिंदी का, या दोनों में कुछ अंतर भी है? क्या अंतर है आइए समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानियां तो हम सबको बहुत पसंद होती हैं, आपके विद्यार्थियों को भी कहानियां बहुत पसंद होती हैं, और हम सब ने बचपन में अपने नाना नानी, दादा दादी इत्यादियों से कहानी सुनी है और हम सबको कहानियां बहुत प्रभावित करती हैं। तो आइए, जब हमें कहानियां पसंद है तो एक कहानी के माध्यम से हम अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या अंतर है कीमत
और मूल्य। कीमत क्या होती है? उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिनरल वाटर की बोतल, एक बिस्लेरी या एक्वाफिना की बोतल का क्या प्राइस होगा, क्या कीमत होगी उसकी, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर 20 रुपए का 1 लीटर आता है ना? तो यही तो कीमत है, 20 रुपए का 1 लीटर। तो कीमत क्या होती है कि किसी भी सुविधा या किसी सेवा के बदले या किसी वस्तु के बदले जो हम मौद्रिक अमाउंट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, वो कहलाती है उसकी कीमत। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि बिस्लेरी की 1 लीटर की बोतल की कीमत होगी 20 रुपए। तो अगर ये कीमत है कि किसी भी वस्तु की सेवा या फिर किसी भी सेवा, किसी भी सर्विस, किसी भी वस्तु के बदले में जो हम एक पैसा चुकाते हैं, वो कहलाती है उसकी कीमत। अब अगर ये कीमत है तो मूल्य क्या है? आइए समझते हैं मूल्य क्या है। इसे मैं कहानी के माध्यम से बताऊंगा। हमारे सेशन चल रहे थे राजस्थान में भी, तो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो हम वेबिनार के माध्यम से आपके साथ चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक नहीं था तो उससे पहले हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, और ऐसी ही कुछ ट्रेनिंग्स चल रही थी हमारी राजस्थान में। राजस्थान हम सब जानते हैं कि वीर भूमि है, बहुत सुंदर जगह है। तो हमारे एक ट्रेनर थे, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, तो उस दिन सेशन नहीं था, और इस वजह से जैसलमेर की पहाड़ियां, जो रेत की पहाड़ियां है, रेतीला एरिया है, रेगिस्तान है, वो देखने की प्रबल इच्छा हमारे ट्रेनर के मन में हुई। उन्होंने जो होटल का व्यक्ति था, होटल का मैनेजर था, उनसे संपर्क किया और उनसे बोला कि कल रविवार का दिन है, मेरी छुट्टी है, क्या आप मेरे लिए कोई व्यवस्था करवा सकते हैं जिससे मैं रेगिस्तान घूम सकूं? और मैंने कभी रेगिस्तान नहीं देखा, तो मैं थोड़ा सा फील करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ कि आखिर रेगिस्तान होता क्या है, कैसे दिखता है जब चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत हो। होटल के मैनेजर ने कहा बिल्कुल आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आप हमारे मेहमान हैं, आप चिंता ना करें, कल 9 बजे आपके लिए ऊंट वाला, मैं एक ऊंट वाले व्यक्ति से बात करता हूँ, वो अपना ऊंट लेकर के आपके पास 9 बजे यहीं पे आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा, उस होटल के मैनेजर ने अपना वादा निभाया और सुबह 9 बजे ऊंट वाला व्यक्ति अपने ऊंट के साथ होटल के सामने खड़ा था। हमारे ट्रेनर भी उत्सुक थे, तो जल्दी से तैयार होकर के वो नीचे आए, और ऊंट वाला और हमारे ट्रेनर दोनों साथ साथ चल दिए। पहले तो दोनों ऊंट पे बैठे हुए थे, ऊंट वाला हाँकता चल रहा था और हमारे ट्रेनर पीछे ऊंट की सवारी का आनंद उठा रहे थे। थोड़ी देर चलते हुए जब रेतीला एरिया आया, जब ऐसा स्थान आया सिर्फ रेत थी, तो जो ऊंट वाला व्यक्ति था वो ऊंट से नीचे उतर गया। ऊंट की लगाम उसने हाथ में पकड़ी और ऊंट के बगल से चल रहा। हमारा ट्रेनर अभी भी ऊंट के ऊपर ही बैठा था और वो मंत्रमुग्ध था चारों ओर रेत को देख करके और ऊंट की उस सवारी को एंजॉय करते हुए। अब ट्रेनर है, बोलने की आदत तो है ही, तो इस बोलने की आदत से ट्रेनर कब तक चुप रहते और उनसे चुप नहीं रह गया, और इसी कारण से उन्होंने ऊंट वाले व्यक्ति से बात करनी चालू कर दी। दोनों में वार्तालाप हो ही रहा था कि तभी शायद हमारे ट्रेनर ने कुछ ऐसी बात कह दी जो उस ऊंट वाले को नागवार गुजरी। शायद राजस्थान के प्रति कुछ हमारे ट्रेनर ने ऐसा कह दिया जो उस ऊंट वाले व्यक्ति को बेहतर नहीं लगा, और उसने सोच लिया कि इस व्यक्ति को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, इसने हमारे राजस्थान की भूमि के लिए ऐसा कैसे बोल दिया। और इस कारण से ऊंट वाले व्यक्ति ने जैसे ही जोंक जोंक कहते हुए लगाम खींची, ऊंट अपने आप बैठ गया और फिर उसने इशारा किया और ऊंट लेट गया। जैसे ही ऊंट लेटा, ट्रेनर कहाँ था?
जमीन पे। ऊंट वाले ने जल्दी से लगाम खींची, ऊंट के ऊपर तुरंत बैठा और दौड़ाता हुआ ऊंट को ले गया। ट्रेनर अपने आंखों के सामने से ऊंट वाले को जाते हुए देख रहा था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ट्रेनर को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बुद्ध की तरह, एक मूर्ति की तरह, पाषाण की तरह वहीं पे खड़ा रह गया। जब तक कुछ होश आता, उसे समझ में आता, तब तक तो ऊंट वाला उसकी नजरों से बहुत दूर जाता हुआ ओझल हो चुका। अब ट्रेनर ने चारों साइड देखा, अगर कुछ चारों ओर दिख रहा था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ रेत। ट्रेनर को समझ नहीं आया क्या करें, क्योंकि कभी अगर आप नई जगह पे गए होंगे, हम सब नई जगह पे जाते हैं तो हम दुकानों इत्यादि के या बिल्डिंग इत्यादि के नाम पढ़ते हुए जाते हैं, जिससे लौटने में हमें आसानी हो, हम अपने लिए एक डायरेक्शन बनाने चले जाते हैं। लेकिन जब चारों साइड रेत हो तो आप क्या, किससे डायरेक्शन बनाएंगे, किससे आप एक चिन्ह बनाएंगे जिससे आप लौट सके। अगर हम बात करें रेत की पहाड़ियों की, जो छोटे छोटे टीले बन जाते हैं रेत के, वो भी ऐसे होते हैं कि हवा के साथ अपना स्थान बदलते जाता है। अभी यहाँ तो हो सकता है हवा का झोंका है और उसे उड़ा करके कहीं और ले जाए, कहीं और रेत के टीले बना, उससे भी हम दिशा निर्धारण तो नहीं कर सकते। ट्रेनर हमारा परेशान होकर के 20 कदम आगे जाता तो 20 कदम पीछे, 10-20 कदम दाएं जाता, 10-20 कदम बाएं, और फिर घूम करके उसी जगह पे आकर के खड़ा हो जाता। वो परेशान था कि मैं इस रेतीले, इस रेगिस्तान से, इस रेत के जंगल से बाहर कैसे निकलूं। और दोपहर का समय था, धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, और जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे, सूरज की गर्मी इतनी तेज हो गई कि ट्रेनर के अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। प्यास के मारे उसकी जान जा रही थी, लेकिन रेगिस्तान में ना कहीं पानी था, ना कोई छाया। तभी हमारा ट्रेनर क्या देखता है कि दूर से एक व्यक्ति ऊंट पे बैठा हुआ आ रहा है, और वो सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, उसके हाथों में एक पानी की बोतल है जिसे वो लहराता हुआ आ रहा है। हमारे ट्रेनर ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, ट्रेनर ने राहत की सांस ली कि अब शायद मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। वो व्यक्ति ट्रेनर के पास ही आ रहा था। हमारे ट्रेनर ने उससे पूछा कि भाई साहब, मेरी प्यास से हालत खराब है, क्या मुझे पानी देंगे आप? उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल पानी दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। ट्रेनर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपए की बोतल है ना, ये लो 100 रुपए, मैं 100 रुपए दे रहा हूं आपको। उस व्यक्ति ने कहा 100 रुपए इसका मूल्य नहीं है, इसका मूल्य है तुम्हारे जेब में जितने पैसे रखे हुए हैं वो सारे के सारे। अब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, हमारा ट्रेनर पैसे देगा या नहीं देगा, या उसने पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे? बिल्कुल, ट्रेनर ने उसके पास जो भी पैसे थे सारे निकाल करके उस व्यक्ति को दे दिए। उसने कहा अब तो पानी दे दो मुझे। उस व्यक्ति ने पैसे उठाए, अपने जेब में डाले, और कहा अभी इसका मूल्य पूरा नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारी जो घड़ी है वो मुझे बहुत सुंदर दिख रही है, और तुम्हें मुझे अपनी घड़ी भी देनी होगी। अगर तुम घड़ी दे सको तभी मैं तुमको पानी दूंगा। अब मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेनर ने घड़ी दी होगी या नहीं दी होगी? बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हुआ। ट्रेनर ने अपनी घड़ी उतार के भी दे दी, बोला ये लो भाई रख लो, लेकिन मुझे आप पानी दे दो। उसने कहा नहीं, घड़ी भी मैंने रख ली, पैसा भी मैंने रख लिया, तू वैसे भी थका हुआ है, हारा हुआ है, मुझे जबरदस्ती करके भी जीत नहीं पाएगा। अभी इसका मूल्य पूरा नहीं हुआ, मुझे तेरी शर्ट और पैंट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तुम्हारी शर्ट और पैंट भी चाहिए। ट्रेनर मरता क्या न करता वाली स्थिति में था, उसने अपने शर्ट और पैंट भी उतार करके दे दिया। उस व्यक्ति ने बोतल ट्रेनर को थमाई, ट्रेनर ने एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। अब ट्रेनर की सांस में सांस आई,
अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिस्लेरी की बोतल की कीमत तो 20 रुपए की थी, तो इतना सब जो दिया हमारे ट्रेनर ने, वो क्या था? वो थी उस बिस्लेरी की बोतल की उपयोगिता। जब कीमत में उपयोगिता जुड़ जाती है तो वो कहलाता है मूल्य। रिपीट कर रहा हूं, जब कीमत में उपयोगिता जुड़ जाती है तो वो कहलाता है मूल्य। अभी बिस्लेरी की बोतल की, उस मिनरल वाटर की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी, शायद उसकी जान तक जा सकती थी, इसीलिए उसकी उपयोगिता बढ़ने के कारण उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया, और जब कीमत में उपयोगिता जुड़ती है तो वो बन जाता है मूल्य। और उस व्यक्ति ने, शायद उसे उस ऊंट वाले ने सबक सिखाने के लिए भेजा था। उसने कहा चलो परेशान मत हो, मैं तुम्हें होटल तुम्हारे ले चलता हूँ, तुम्हारे होटल में छोड़ देता हूँ। और फिर उसी कच्चे बनियान में हमारा ट्रेनर अपने होटल आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अंतर समझ में आया होगा कि कीमत और मूल्य में क्या अंतर है। कीमत किसी वस्तु के लिए या किसी सेवा के लिए जब हम कुछ पैसा देते हैं तो वो कहलाती है उसकी कीमत। लेकिन जब किसी वस्तु की कीमत में, किसी सेवा की कीमत में उसकी उपयोगिता जुड़ जाती है तो कहलाता है उसका मूल्य। आइए अब बात करते हैं, मूल्य जब क्लियर हो गया तो आइए अब बात करते हैं मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्य के बारे में कि आखिर ये हैं क्या। कई बार सरसरी निगाह से देखिए तो हम मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों को एक मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में एक ही है या इनमें कुछ अंतर भी है? आइए अंतर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक मूल्य क्या होता है। सामाजिक मूल्य वो मूल्य है, वो नियम और कानून है जो किसी देश, प्रदेश, समाज या समुदाय को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं और इनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति ने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया या ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया तो उसे दंड देना पड़ता है। वो जुर्माने के तौर पे हो सकता है या सजा के तौर पे हो सकता है। किसी ने चोरी की, डाका डाला, कत्ल किया तो उसके इल्जाम में उसे सजा होती है। तो जैसे मैंने कहा, सामाजिक मूल्य किसी भी देश, प्रदेश, समाज या समुदाय को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते हैं और इनका पालन ना करने पर दंड का प्रावधान होता है। तो फिर नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य वो मूल्य हैं जो हम आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, जिन्हें करके हमें स्वयं खुशी होती है और इनका पालन ना करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम में से कई लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो अपने माता पिता के पैर छू कर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोज पैर छू करके नहीं निकलते हैं, लेकिन जब कोई त्योहार आता है, नया वर्ष आता है, तो उस दिन वो जरूर अपने माता पिता के चरण छूते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ गले में ही मिलते हैं। तो क्यों क्यों आप पैर छूते हैं? क्या अगर आप पैर नहीं छुएंगे तो माता पिता आपको दंड देंगे क्या? क्या आप दंड के भागीदार बन जाएंगे क्या? नहीं। हम इसलिए पैर छूते हैं क्योंकि हमें आत्म संतुष्टि होती है। तो नैतिक मूल्य वो मूल्य है जो हम स्वयं की संतुष्टि के लिए करते हैं और इनका पालन ना करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं होता। ये तो हो गया नैतिक मूल्य। अब बात करते हैं मानवीय मूल्यों की। मानवीय मूल्य वो मूल्य है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, आकर्षण इत्यादि। ये वो गुण है, ये वो मूल्य है जो हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन देश, काल, परिस्थिति अनुसार इनमें बढ़ोतरी या घटोतरी होती रहती है। ये देश काल परिस्थिति अनुसार, जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसके अनुसार कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो ये है मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में इन मूल्यों का
बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हमारे मूल जीवन में मूल्य नहीं रहेंगे तो हम इंसान नहीं होंगे, हम जानवर बन जाएंगे। और इसी कारण से अगर ये मूल्य किसी भी व्यक्ति के अंदर बचपन से ही डाल दिए जाए, उसे बचपन से इन मूल्यों का पालन करना सिखाया जाए, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर विद्यार्थी के तौर में और एक बेहतर इंसान के तौर पर उभर के सामने आएगा। और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चे को पठन पाठन में सिर्फ लिखना या पढ़ना सिखा देना नहीं है कि वो एक अच्छी नौकरी पा जाए। शिक्षा का उद्देश्य तो ये है कि बच्चा सिर्फ अपने लिए ही नहीं, जिस समाज, जिस प्रदेश, जिस देश, जिस धरती पे वो रह रहा है, उसके भी भलाई के लिए, उसके भी बेहतरी के लिए सोचे और किसी के साथ गलत ना करे। जब हम सबके लिए सोचेंगे, जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ेगा बच्चा, तो निश्चित तौर पर दुनिया एक बहुत बेहतर जगह होगी रहने के लिए। और इसी कारण से हमारे इनोवेटिव टीचर्स ने जिन्होंने आइडियाज दिए, उन्होंने बताया कि सर हम क्या करते हैं, हम बच्चों के अंदर बचपन से ही नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को सृजन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है व्यक्तित्व का विकास। इसे दिया है आसिमा बिरवानी मैम ने, जो ईस्ट पॉइंट स्कूल वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली से है। इन्होंने कहा कि सर अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि क्या विद्यार्थी में भी तनाव होता है, क्या बच्चों में भी तनाव होता है, क्या बच्चे भी परेशान होते हैं? तो मैं कहूंगी कि हाँ, इसका उत्तर यही है कि बच्चे बिल्कुल परेशान होते हैं। उनमें भी बहुत सारी भावनाएं आती, कई बार माता पिता के डांटने पर, कई बार पड़ोसियों के कारण, कई बार अपने सहपाठियों के कारण, कई बार सोशल मीडिया के कारण भी बच्चे कई बार तनाव में आते हैं और वो निरंतर परेशान रहते। और जिस तरीके से आजकल कंपटीशन का दौर है, माता पिता भी जिस तरीके से बच्चों को इतना कंपटीशन का भार देते हैं उनपे कि लगातार वो बेहतर करें और चुनौतियों का सामना करें, तो इसके लिए इसके कारण से बच्चों के अंदर कई बार तनाव आ जाता है, बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं कि अगर किस तरीके से इन चुनौतियों से बाहर आए। और अगर बच्चा कम उम्र में ही डिप्रेशन में चला गया या कम उम्र में उसके अंदर हीन भावना आ गई कि वो बेहतर नहीं कर सकता है या उसमें कुछ कमी है, तो यकीन मानिए वो निश्चित तौर पर बेहतर कभी नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से हमारे टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास आइडिया के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि हम जैसा देखते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है हमारे देखने, हमारे सोचने, हमारे काम करने, हमारे पढ़ने का ही नतीजा है। हम जैसा आज महसूस कर रहे होते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे आचार होते हैं, वही जाके हमारे कल का निर्माण करते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसी के कारण से टीचर ने कहा कि सर जब हमारी सोच ही निर्धारण करती है, जो हमारा पढ़ना, हमारा लिखना, हमारा देखना ही निर्धारण करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा या हम इंसान कैसे होंगे, तो क्यों ना सिर्फ हम अच्छी बातों को ही ग्रहण करें, अच्छी बातें ही पढ़ें, अच्छी बातें ही लिखें, अच्छी बातें ही सोचें। जब हम सब बेहतर सोच रहे होंगे, जब हम सब अच्छा सोच रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। और इसी कारण से शिक्षक महत्वपूर्ण जो हमारे महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के वाक्यों को बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन महापुरुषों के वाक्यों को वो बच्चे अपनी कॉपी पे लिखें। बच्चे एक कागज पे लिखते हैं उन महापुरुषों के वाक्यों को, शिक्षक उन वाक्यों को देखते हैं और साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताया जाता है कि आप इन्हें लगातार दोहराते रहें, इन्हें ध्यान से पढ़ें। और जब बच्चा उन वाक्यों को लगातार पढ़ते रहता है एक चिट पे, एक कागज पे लिख करके, तो निश्चित तौर पे जब हफ्ते में 2-4 बार बच्चा उस वाक्य को पढ़ता है तो उसके अंदर वो भाव जागृत होते हैं। आइए जानते हैं इसका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है। क्रियान्वयन के लिए टीचर ने कहा सर मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ। उन्होंने कहा मैं सबसे पहले बच्चों से बोलती हूँ कि वो महापुरुषों के जो कोट हैं, जो उनके वाक्य हैं, जो इन बच्चों को प्रभावित करते हैं, वो स्वयं से ढूंढ के लाएं। वो चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक से हो सकता है या फिर किसी दूसरे स्रोत से हो सकता है। बच्चों को इसलिए आजादी दी जाती है कि वो अपने अनुसार कोई टॉपिक
या कोई लाइनर या कोई पॉइंट या कोई शब्द लिख के आए। ये जो बच्चा स्वयं से शब्द लिखता है या स्वयं से कोई लाइन लिखता है तो वो उस अनुसार लिखता है जो अपने अंदर देखता है या बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हो सकता है कि जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहता हो, कोई पैसे वाला ज्यादा बनना चाहता हो, कोई किसी को अध्यात्म में ज्यादा अभिरुचि हो, तो शिक्षक बच्चों को ही देते हैं कि वो अपने अनुसार कोई भी वाक्य लिख करके आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा वाक्य नहीं लिखना चाहता तो शब्द भी लिख सकता है, उदाहरण के तौर पर ईमानदारी, झूठ ना बोलना इत्यादि। अब ये शब्द या ये वाक्य जब बच्चे स्वयं लिख करके लाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये आपसे ये कहूं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का ये जो वाक्य है या जो उनकी उन्होंने बात बोली, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है या एक वाक्य नहीं है, ये स्वयं अपने आप में जीवन दर्शन है। अगर बच्चा अपने अंदर ये आदत डाल लेता है कि उसे तब तक नहीं रुकना है जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो फिर कोई भी बात, कोई भी बाधा उसे रोक सकती है। ऐसे ही अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम के वाक्य कहें कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बच्चे लिख सकते हैं और शिक्षक उन्हें बोलते हैं कि ऐसे वाक्य की जो चिट है वो अपने जेब में रखें या फिर अपने बैग में रखें और उन्हें हर दिन उस वाक्य को कम से कम 1 से 2 बार देखना है। जब बच्चा स्वयं के लिखे वाक्यों को रोज या स्वयं के लिखे वाक्य को या शब्द को रोज देखता है तो उसके अंदर वो भाव जागृत होता है कि मैंने स्वयं ये शब्द लिखा है, ये वाक्य लिखा है और मुझे इस वाक्य को सच साबित करना है। जैसे मैंने कहा बच्चे कई बार शब्द भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने लिखा स्वयं आकलन करके, और इसलिए मैंने कहा कि बच्चे स्वयं से वाक्य शब्द लिखते हैं, स्वयं से ढूंढते हैं। जब बच्चे ने स्वयं से लिखा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो वो कोशिश करेगा कि वो झूठ ना बोले। अब हफ्ते भर बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपने जो वाक्य लिखे थे, उन्हें पहले ही बताया जाता है कि जो वाक्य, जो शब्द आप लिखेंगे उनको पूरा करने का आप निरंतर प्रयास करेंगे। और आपने क्या प्रयास किया, सप्ताह के अंत में आप साथी अपने जो बच्चे जो सहपाठी हैं उनके समक्ष अपनी बात रखें। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे ने ये वाक्य लिखा था कि मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तो अब वो बच्चा निरंतर प्रयत्न करेगा कि वो सुबह टाइम से उठे और बहुत ज्यादा दूसरे कामों में, मोबाइल में गेम खेलता हुआ अपना वक्त ना बर्बाद करे, बल्कि समय की उपयोगिता को समझे। उदाहरण के तौर पे ऐसे किसी बच्चे ने एक शब्द लिखा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अब वो बताता है कक्षा के सामने कि मैंने जैसे लिखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मैं अपने मम्मी पापा को या माता पिता को ये कह के घर से बाहर चला जाता था कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, पर मैं खेलने जा रहा होता था। तो अब वो झूठ बोलना मैंने बंद किया हुआ है और अब अगर मुझे खेलना जाने होता तो मैं कह के जाता हूँ कि मम्मी या पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे ने, फिर शिक्षक यहाँ पे ऐड करते हैं कि माता पिता को हमसे बहुत सारी उम्मीद होती है, कई उम्मीदें लगाए होते हैं वो हमसे, और इसी कारण से हमें उनसे झूठ बोलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब जब बच्चे स्वयं से इन सारी चीजों को देखते हैं तो उनके अंदर ये भाव जागृत होता है, ये एहसास जागृत होता है। जब वो स्वयं के लिए शब्द लिखते हैं, जो स्वयं के लिए वो कोई वाक्य लिखते हैं, तो प्रयास करते हैं कि उन वाक्यों पे वो खरा उतरे, उन शब्दों पे वो खरा उतरे और उन शब्द, उन वाक्यों को जिम्मेदारी के साथ निभाएं। अब इससे फायदा ये होता है कि इससे बच्चों का जो दृष्टिकोण है और जीवन के प्रति जो उनका नजरिया है वो बदलता है। बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन भी लगातार बेहतर होते जाता है। बच्चे अपनी एकाग्रता की जो अवधि है उसको बढ़ाते हैं लगातार। अब जो उनका कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और धीरे 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 उनका की आत्मा या उनका मन भी अब शांत रहने लगता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रशंसा पत्र। मुझे उम्मीद है कि पहला नवाचार आपको बेहद पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है प्रशंसा पत्र। हम
सब जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति को प्रशंसा पसंद होती है, और सच बोलूं तो प्रशंसा से बड़ा कोई प्रोत्साहन ही नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमें प्रशंसा मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें, और कई बार उसी को लेकर के हम बेहतर या प्रयत्न करते हैं या बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। टीचर ने कहा कि सर क्योंकि हर किसी को प्रशंसा पसंद है, बच्चों को भी प्रशंसा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए उनके उन कार्यों के लिए जिसे उन्होंने बेहतर ढंग से किया। जब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा उनके कार्य के लिए, तो निश्चित तौर पर वो प्रेरित होंगे कि बेहतर करें और बेहतर करें, और लगातार जब वो बेहतर करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रोत्साहन के लिए किया गया कार्य उनकी आदत में शुमार हो जाएगा। और इसी कारण से टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया प्रशंसा पत्र, जिसमें टीचर बच्चों की मदद से पुराने कार्ड या चार्ट बोर्ड जो होते हैं या शादी के कार्ड इत्यादि की मदद से बच्चों से प्रशंसा पत्र बनवाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों से ही उसमें उनकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए उनसे स्टार आदि बनवा सकते हैं, फूल आदि बनवा सकते हैं, रंगीन पेंसिल्स का या रंगीन पेन का इस्तेमाल या स्केच पेन इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वे में बच्चे इन कार्ड्स को बनाएं। चौकोर काट करके छोटे छोटे कार्ड्स बना लिए जाते हैं बच्चों की मदद से। इसमें टीचर चाहे तो वेरी गुड, एक्सीलेंट या फिर स्टार मार्क का लोगो बना सकते हैं, और बच्चों के उनके हर बेहतर कार्य के लिए एक प्रशंसा पत्र प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लगातार, कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा थी, उसे प्रशंसा पत्र दिया जा सकता है। कोई बच्चा है जो क्लास टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको दिया जा सकता है। कोई बच्चा साइकिल टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे उसके लिए मिल सकता है। कोई बच्चा कला एवं संस्कृति में बेहतर कर रहा है तो उसके लिए दिया जा सकता है। कोई बच्चा एकदम साफ सुथरे ड्रेस में आता है तो उसके लिए भी बच्चों को प्रशंसा पत्र दिया जा सकता है। इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन या जिसे हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, उस पे भी अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों को प्रशंसा पत्र दिया जा सकता है। शिक्षक का जो प्रयास रहता है वो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रशंसा कार्ड दिया जाए। बच्चे प्रशंसा कार्ड प्राप्त करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा कार्ड उनके पास हो। शिक्षक इसमें चाहे तो स्माइली आदि बना करके भी बच्चों को कार्ड दे सकते हैं, या वेरी गुड या एक्सीलेंट के तौर पर। और अंत में जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन कार्ड या प्रशंसा पत्र होते हैं उस बच्चे को तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षक एवं प्रधानाचार्य के समक्ष। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि बच्चे अब गृह कार्य करके आने लगते हैं, वो अपने काम को पूरी तरीके से करते हैं, क्लास में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना जागृत होती है। साथ ही साथ बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चे ज्यादा रचनात्मक होते हैं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा बच्चों की, जैसे मैंने कहा, पढ़ाई में भी रुचि बढ़ती है और गृह कार्य में भी उनका इंटरेस्ट लगातार बना रहता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी निर्माण होता है। तो ये थे आज के 2 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जो दिल्ली के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए, और उम्मीद करता हूं कि आपको इनोवेटिव बेहतर लगे होंगे। अगर आपके मन में इन इनोवेटिव आइडियाज, नवाचार से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इस प्रोग्राम से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पे जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कि आप जब अपने विद्यालय जा रहे होंगे तो इन नवाचारों में से जो भी नवाचारों का डिस्कशन हुआ, जब विद्यार्थी स्कूल आने लग जाएंगे तो आप कम से कम एक नवाचार तो अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको परिवर्तन स्वयं ही देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ
कि आप कम से कम एक नवाचार अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित करेंगे। मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूं। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।